नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। मैं हूं आपके साथ अजीत। वक्त है खबर विशेष का। जिन अस्पतालों पर लोगों की जिंदगी बचाने का दारोमदार होता है, अगर वहां घायल की जान बचाने से ज्यादा जरूरी ये जानना हो जाए कि हादसा कहां और कैसे हुआ, घायल को कौन लेकर आया, साथ में परिवार का कौन है, कोई है तो कौन, और अगर कोई नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि इन अस्पतालों की क्या जरूरत है। कल एक खबर अलीगढ़ से आई थी। यहां कागजी कार्रवाई की वजह से एम्बुलेंस नहीं दिया गया और नतीजा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की मौत हो गई। आज एक खबर चंदौली से आई है। रेलवे ट्रैक पर मिली लड़की को जब ग्रामीण रेल मंडल अस्पताल लेकर गए तो वहां का स्टाफ इलाज करने से ज्यादा जरूरी घायल लड़की के बारे में जानकारी जुटाना समझा। लड़की तड़पती रही, लेकिन अस्पताल प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इलाहाबाद से सामाजिक कार्यकर्ता योगेश्वर तिवारी भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इसके साथ में कोई इसका आदमी नहीं है, कोई परिचित आदमी नहीं है, कोई तो होगा इसका आदमी। एक गांव वाले से बात किया आप से कैसे पता कर सकते हैं? रोड एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। सरकार भले लाख दावे करे, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के तमाम दावे ज्यादातर मौकों पर ऐसे ही दम तोड़ते नजर आते हैं। कोई मरता है तो मरे, हमें क्या, हमें तो पहले ये देखना है कि कहीं कानूनी पचड़े में ना पड़ जाएं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई मर ही जाएगा ना, मरे तो मरे, हमें क्या, हम न फंस जाएं। कुछ ऐसा ही हो रहा है चंदौली के रेलवे मंडल अस्पताल में। आप खुद ही देखिए किस तरह से अस्पताल का स्टाफ एक युवती की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। आप से कैसे पता कर सकते हैं? रोड एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। नहीं तो अप और डाउन लाइन दोनों के बीच में लड़की गिरी है। पहले नहीं था, जब ट्रेन गुजरेगी तो देखिए तो लड़की है। सीएमएस को इन्फॉर्म कर देता है, ठीक है? कौन है आप? नाम क्या आपका? अरे आप चलिए ना, नाम क्या कौन है? हम यहाँ का स्टाफ है। केस आएगा तो इलाज करेंगे ना सर। अरे मरीज आएगा तो मरीज को कोई बुलाएगा, बताएगा नहीं क्यों लाया। आपको पहली बार बताएगा ना, ग्रामीण लेकर आया है। क्या नाम? डॉक्टर साहब देख रहे हैं, ग्रामीण लेके आता तो अरे कोई भी लेके आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं ना। अब जरा कहानी को तफसील से समझिए। गया से वाराणसी जा रही मोना कुमारी छितमपुर गांव के पास ट्रैक पर गिर गई। जानकारी मिलते ही गांव वालों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से मोना को रेल मंडल अस्पताल पहुंचाया। काफी देर तक जब कोई स्टाफ अस्पताल के बाहर नहीं निकला तो गांव वाले खुद ही महिला को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल के अंदर दाखिल हुए। इसके बाद मौके पर पहुंची एक महिला डॉक्टर और कर्मचारी ने मोना को भर्ती करने में आनाकानी शुरू कर दी। इनके लिए मोना की जान बचाने से ज्यादा जरूरी ये था कि आखिर मोना रेल हादसे का शिकार हुई या सड़क हादसे का। देखिए कोई लड़की रेल से गिर करके छपटिया रही है। हम लोग उसको सेवार्थ के लिए लोग हॉस्पिटल में लेके आए हुए हैं, जिस पर कि डॉक्टर साहब लोग इधर उधर कर रहे हैं। वहाँ गए हैं तो वहाँ से उठा करके ले आए हैं यहाँ पे लोग हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए, जो कि डॉक्टरों ने कुछ बदतमीजी की है गाँव वालों के साथ और ट्रीटमेंट करने से मना कर रहे थे कि पहले बुलाइए प्रशासन को। एक तरफ तो अनपढ़ गांव वालों ने इंसानियत दिखाते हुए घायल युवती की मदद के लिए आगे आ गए, वहीं पढ़े लिखे डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ इंसानियत की परीक्षा में फेल नजर आए। लोगों हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट है कि रोड एक्सीडेंट है। हमने कहा ग्रामीणों को सूचना जो मिली मुझे ट्रेन एक्सीडेंट है। वो कहें कि आप इसे डेड बॉडी छोड़ देंगे। हमने कहा नहीं, हम डेड बॉडी नहीं छोड़ देंगे, ग्रामीण लोग इससे आप बात कर सकती हैं। हमें जो सूचना मिली वो ट्रेन एक्सीडेंट है, मैं आपके हॉस्पिटल लेके आया हूँ। आपसे दुर्व्यवहार किया गया स्टाफ द्वारा? बिल्कुल अस्पताल के स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार किया? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक देश का कोई भी अस्पताल हादसे के शिकार मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, मरीज को अस्पताल पहुंचाने वालों से भी किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं की जा सकती। लेकिन अफसोस ज्यादातर अस्पतालों में रवैया वैसा ही है जैसा पहले था। चंदौली से संतोष जायसवाल, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ में कल एमयू के मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज विभाग के चेयरमैन और तमिल के प्रोफेसर को लापरवाही की वजह से जान गंवानी पड़ी। प्रोफेसर को मेडिकल कॉलेज की ओर से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाई गई, नतीजा उनकी मौत हो गई। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस नहीं मिलने से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की मौत हो गई। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर डी मूर्ति को पेट में दर्द के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया था, जिसके बाद आनन फानन में डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया।
एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए एडमिट हुए थे, तो स्टूल्स पास नहीं कर रहे थे 2 दिन से। तो इमरजेंसी केस था ये, जिनको संडे को शाम में ऑपरेट किया गया। जब ऑपरेट किया गया तो इनके अंदर कोलोन कैंसर की ग्रोथ नहीं थी, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था इंटेस्टाइन के अंदर जी। इमरजेंसी के लिए इसे टिकअप करा, क्योंकि स्टूल पास नहीं कर रहे थे। और इंट्रा ऑपरेटिवली उनका जो कोर्स था वो डिटेरियोरेट करने लगा था। उनका रीनल आउटपुट आना, मतलब यूरिन आना बंद हो गया था, और ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत बड़ी ग्रोथ थी। सोमवार सुबह प्रोफेसर डी मूर्ति की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। लेकिन जेएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 6 घंटे तक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाया। एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन रेफरल फॉर्म पर डिटेल मांग रहा था, लेकिन अस्पताल में फॉर्म ही नहीं था। परिजनों ने सादे कागज पर एप्लीकेशन दी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अटेंडेंट स्कीम के डायरेक्टर डॉक्टर अंजुम परवेज ने इसे स्वीकार नहीं किया और फॉर्म भरकर लाने को कह दिया। इधर प्रोफेसर डी मूर्ति की हालत और बिगड़ गई और 6 घंटे के इंतजार के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। कितने घंटे जो है एम्बुलेंस नहीं मिली रेफर करने के बाद? 5-6 घंटे। मतलब तो पेशेंट की मतलब चल बसे वो, अभी तक एम्बुलेंस ही नहीं आई। मतलब अब क्या लापरवाही रही है इसमें पुलिस स्टाफ। अब सवाल ये उठता है कि पहले मरीज का इलाज जरूरी था या एम्बुलेंस के लिए फॉर्म भरना। प्रोफेसर डी मूर्ति तमिलनाडु के रहने वाले थे। कागजी खाना पूर्ति और लापरवाही के चलते प्रोफेसर की जान चली गई। अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर नरेश अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते दिखे। जेएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी पूरे मामले को दबाने में लगा है। अलीगढ़ से प्रदीप कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हालांकि सभी अस्पतालों के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा निर्देश हैं कि पहले जान बचाओ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हादसों के मामलों में घायल को फौरन अस्पताल पहुंचाया जाए। कोई भी शख्स अस्पताल पहुंचा सकता है। घायल शख्स को किसी भी अस्पताल में पहुंचाया जा सकता है इलाज के लिए। मरीज को बिना कुछ पूछे भर्ती किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। सबसे पहले मरीज का इलाज शुरू किया जाए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मददगारों से कोई सवाल ना पूछे जाएं। मददगार चाहे तो तभी नाम पता पूछा जाए, वरना मददगार से नाम पता भी ना पूछा जाए। इलाज से मना करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। मना करने वाले डॉक्टर स्टाफ पर कार्रवाई भी होगी। पालन नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। पुलिस भी किसी तरीके का दबाव नहीं बना सकती कि आप नाम पता बताइए। मददगारों के गवाह बनने की भी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। और इस पर बात करेंगे। कुछ न्यूज स्टेट के अहम सवाल हैं, पहले वो हम आपको दिखा देते हैं एक एक करके। दरअसल सवाल यह है कि हादसों में घायल लोगों का इलाज जरूरी है या कागजी कार्रवाई। एससी का निर्देश क्या अस्पतालों के लिए कोई मायने नहीं रखता है? क्या डॉक्टर अपना मौलिक कर्तव्य भी भूल चुके हैं? क्या अस्पतालों में इंसानियत नाम की कोई चीज अब नहीं बची है? तमाम अहम सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ योगेश्वर तिवारी जुड़ गए इलाहाबाद से, सामाजिक कार्यकर्ता। योगेश्वर जी बहुत स्वागत है। योगेश्वर जी, क्या ये माना जाए कि जो एक इंसानियत है अस्पतालों में वो खत्म हो गई है, नियम कानून सब ताक पर हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस व्यक्ति का साधुवाद करना चाहूँगा जो उस घायल महिला को जो ट्रैक पर थी उसको लेकर अस्पताल गया। और मैं तरस आता है कि वो कम पढ़े लिखे लोग, उनमें मानवीय संवेदनाएं जीवित हैं। और वो लोग जो डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, पोथी पढ़ी है, और उसके बाद जब वो पास आउट करते हैं मेडिकल एग्जाम्स तो एक शपथ लेते हैं। उस शपथ में उनकी पहली शपथ होती है कि वो मानवीय संवेदनाओं की कद्र करेंगे। और ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब एक ऑर्डर, ब्लैंकेट ऑर्डर जारी कर रखा है कि चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो निजी अस्पताल हो, अगर घायल अवस्था में किसी को ले आया जाएगा अस्पताल में तो कोई सवाल नहीं किया जाएगा, पहले उस व्यक्ति से नहीं किया जाएगा। सबसे पहले जरूरी है कि उस घायल व्यक्ति की जो अस्पताल में ले आया गया है उसकी जान माल की रक्षा की जाए। और ऐसे में अगर इस तरह की अवहेलना हो रही है तो ये बहुत ही
दुखद बात है और इसमें जो भी दंडनीय अपराध बनता है वो उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उस शपथ का पालन नहीं किया जो डॉक्टर के साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन नहीं किया जो सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किया है। चलिए बने रहिए योगेश्वर जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। संतोष जायसवाल मेरे संवाददाता जुड़ गए इस वक्त चंदौली से। संतोष, उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरीके का सवाल पूछ रहे थे कि कौन है, कौन लेकर के आया, रोड एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। ये तो सरे बाजार इस तरह की हरकत करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी मैं बताना चाहूंगा, मौके पर कम से कम 25 गांव वाले आए थे। सारे लोग आक्रोशित हो गए। डॉक्टर और स्टाफ की बात सुन के लगा कि एक बार हंगामे की स्थिति हो गई। इन सब चीजों से डर कर डॉक्टर और स्टाफ ने तुरंत लड़की को भर्ती किया और हम वहां से ग्रामीणों के निकलने के बाद लड़की को वाराणसी रेफर कर दिया गया। मैं अस्पताल के बारे में बताना चाहूंगा, मुगलसराय रेल डिवीजन का ये 121 बेड का अस्पताल है। यहाँ 80 से 85 स्टाफ हैं, 13 डॉक्टर हैं। दुर्भाग्य ये है कि इस जिले से मानव संसाधन केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद है महेंद्र नाथ पांडे 2 साल के ऊपर हो गया, आज तक एक बार भी वो अस्पताल को देखने नहीं गए। सबसे बड़ा अस्पताल होने के बाद मुगलसराय स्टेशन इतना बड़ा स्टेशन है, उसके समीप ही अस्पताल होने के बाद बदहाली का शिकार है। एक्सरे मशीन खराब है, सारी व्यवस्थाएं बद से बदतर हैं। अगर नहीं, लेकिन व्यवस्थाओं की बात तो एक है, अस्पताल तो बीमार है उत्तर प्रदेश में, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि जब भी अगर कोई घायल आता है आप उससे सवाल नहीं पूछेंगे, उसको सीधे भर्ती करेंगे, ऐसे मामलों को लेकर के जो शख्स पूछ रहा है ये शख्स कौन है और इसके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जी, जो शख्स ये पूछ रहा है उसका नाम एसके सिन्हा है, वो वहीं का स्टाफ है और दबंग स्टाफ है। स्थिति ये है कि अस्पताल में कोई भी व्यक्ति तीमारदार कोई भी कुछ बोल नहीं सकता, जो बोलता है उसके साथ दबंगई की जाती है। सबसे बड़ी बात है कि मौके पर से ही मैंने खुद मुगलसराय रेल मंडल प्रबंधक किशोर कुमार को फोन लगाना चाहा, 5 बार लगातार घंटी गई, उन्होंने फोन नहीं उठाया। सबसे बड़ी बात है कि मंडल रेल अस्पताल है, इसका मालिक मंडल रेल प्रबंधक मुगलसराय है। अगर किसी को कोई शिकायत करनी हो तो कैसे करे जब वो खुद फोन ही नहीं उठाते और ना ही एक बार अस्पताल जाके देखते हैं कि वहाँ जो मरीज भर्ती हैं या जो मरीज लाए जाते हैं उनके लिए कितना इंतजाम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुगलसराय स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है हावड़ा दिल्ली रूट का। अगर कोई बड़ा घटना हो जाए तो उसके लिए अस्पताल ये तैयार नहीं है, फिर क्या फायदा यहाँ 13 डॉक्टर रखने के 125 बेड के अस्पताल का। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ करीब 30,000 के आसपास रेल कर्मचारी हैं, उनके परिवारों को भी यहाँ सुविधा नहीं मिल पाती। दुख इस बात का है कि वो लड़की तड़पती रही, स्ट्रेचर पर पड़ी रही, डॉक्टर और स्टाफ दबंग। चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास संतोष, लेकिन योगेश्वर तिवारी जी, जब सरकारी अधिकारी ही इस तरीके से उतारू हो जाएं तो फिर कैसे समझा जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं, उनके अंदर मानवता बची है? देखिए, सरकार आदेश पारित करती है, सरकार व्यवस्था देती है, सरकार उपकर देती है। और आपने सही कहा कि लगता है ये अस्पताल बीमार है, लेकिन मुझे लगता है अस्पताल तो बीमार है ही। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि वहाँ की जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था में लोग जुड़े हुए हैं, जो देखरेख के लिए हैं, जो मरीजों को भर्ती करने के लिए हैं, जो डॉक्टर हैं इलाज करने के लिए हैं, लगता है वो लोग बीमार हैं। और ये सर्वोच्च अदालत का ये जो फैसला कि पहले मरीज का इलाज करो फिर कोई सवाल करो, अगर ये आदेश नहीं पहुंचा है तो मैं सोचता हूं कि ये जो हमारा जो मेडिकल काउंसिल है और जो मंत्रालय है एक तरह से निर्देश जारी करे कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन सब में एक पट्टिका लगाई जाए कि अगर घायल अवस्था में कोई भी मरीज आता है तो सबसे पहले उसका इलाज किया जाएगा और उससे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। ऐसे में वो डॉक्टर्स, वो लोग जो वहां पर हैं वो उसको देखेंगे, जनता भी उसको देखेगी, और अगर वो भी देखेगी और ऐसी घटनाएं होगी तो जरूर इस पर दबाव बनेगा और लोग जो इनकार करते हैं इलाज करने से वो अपने उस शपथ को और उस आदर्श को जो भारत का रहा है कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है, शायद उसका पालन कर सकेंगे। बहुत सही बात कह रहे हो योगेश्वर तिवारी जी, कम से कम जागरूक करने के लिए इस तरह के कदम उठाने होंगे। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों मामले ऐसे ही इस देश में लंबित हैं, तमाम अलग अलग अदालतों में। हर एक मामले को सुप्रीम कोर्ट कैसे देखे, और अगर आदेश होता है वहाँ से, किसी तरीके के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनका भी पालन नहीं होता। पालन इसलिए नहीं होता क्योंकि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, एक बड़ी वजह है। मैं ये कहना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं अगर माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल बहुत महत्वपूर्ण चैनल है,
पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जुड़े लोग इसको देख रहे होंगे। ऐसे में, ऐसे मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट स्वयं कॉग्निजेंस लेकर अगर कार्रवाई करती है उन लोगों के विरुद्ध जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं संदेश और कड़ा जाएगा और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। चलिए बने रहे। नामित बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पायलट हैं 108 के। नामित जी, आपसे समझना चाहेंगे कि कुछ लोगों का यह कहना है कि 108 पर फोन किया गया था, समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंची। फोन काट दिया है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कहाँ से ये उठा लाए मरीज, वो तो सवाल करने लगे। दावी जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी जी मिल रही। वहाँ जो लोग लड़की को भर्ती करने अस्पताल लेकर गए थे, उनका ये कहना है कि 108 पर उन्होंने फोन किया था और एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई। नहीं, एम्बुलेंस गई, उसके बाद मरीज को उठाया और उसका मतलब हल्का ट्रीटमेंट किया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लेकर आए थे उन्हें, तो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे वो सब कह रहे थे कि कहाँ से उठा ले आए मरीज आप, ये सब सवाल करने लगे वो सब। आप गए थे वहाँ मौके पर? जी मौके पर गए थे। लेकिन आप लोग ही लेकर के 108 एम्बुलेंस से लेकर के आए थे? जी हम ही लेकर आए थे उनको। अच्छा, आप ही लेकर आए थे। तो इस तरीके से डॉक्टर क्यों सवाल पूछ रहे थे? आमतौर पर तो ऐसा पूछा नहीं जाता, पहले इलाज जरूरी है। हाँ। हेलो, चलिए शुक्रिया नामित बस्सी, आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल यही है कि आगरा से भी कुछ दिन पहले ऐसे ही खबर आई थी, एक डॉक्टर ने कहा फोन पर कि भर्ती कर लो, मरता है तो मर जाए। योगेश्वर तिवारी जी, अब सवाल यह है कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, माना जाता है, लेकिन अब लगता यह है कि सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी और सब कुछ, इंसानियत खत्म हो गई है। नहीं, इंसानियत खत्म नहीं हुई है, इंसानियत अभी भी बची हुई है। अगर इंसानियत बची नहीं होती तो आज देश के सभी अस्पतालों में इलाज हो रहे हैं, घायल जो ले आए जाते हैं उनका भी इलाज होता है। ये कहीं कहीं जो आपने कहा ना, कुछ अस्पतालों में बीमारियां हैं, कुछ डॉक्टर शायद बीमार हैं, कुछ अस्पताल के जो व्यवस्थापक हैं वो बीमार हैं, हमको उनका इलाज करना है। वो बीमार जो ले आए जाते हैं उनका इलाज तो हो जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन शायद उससे ज़रूरी है कि उन लोगों का इलाज किया जाए जो पढ़े लिखे हैं, जो शपथ लेकर डॉक्टरी पेशे में आते हैं, जिनमें मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए अगर वो अस्पताल में काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बेहतर है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए, ताकि और लोगों के लिए वो नज़ीर बने, ताकि और लोग जो कर्तव्य विमुख होकर इस तरह का आचरण धारण करते हैं वो। योगेश्वर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बीके दुबे साहब जुड़ गए हमारे साथ, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं रेल मंडल मुगल सराय। दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। आप क्या जानना चाहते हैं? आपको आवाज मिल पा रही है सर? बीके दुबे, संपर्क टूट गया है। लेकिन सवाल ये है कि सिस्टम हमारा दम तोड़ता जा रहा है, सबको अपनी पड़ी है, और सवाल हर व्यक्ति के जहन में ये है कि कौन आखिर कानूनी पछड़े में पड़े। लेकिन इंसानियत का पेपर वर्क क्या ज़रूरी है? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप सीधे तौर पर किसी का भी इलाज करें, और क्या डॉक्टर अपना मौलिक कर्तव्य भी भूल चुके हैं? क्या अस्पतालों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ बची है? हादसों में घायल लोगों का इलाज ज़रूरी है या कागजी कार्रवाई? सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या अस्पतालों के लिए मायने नहीं रखता है? योगेश्वर तिवारी जी, और क्या सख्ती की जाए कि कम से कम आदेश तो माना जाए अस्पतालों में? देखिए, ये देश बड़ा महान देश है। ये देश जहांगीरी न्याय के लिए विख्यात है। जहांगीर के न्याय का घंटा वो विख्यात है कि कोई भी अगर आदमी जहांगीर के न्याय के घंटे को अगर बजा देता था तो उसके साथ न्याय होता था। हिंदुस्तान में भी न्याय का घंटा है, सुप्रीम कोर्ट सजग रहती है, हाई कोर्ट सजग रहती है, और उसके बाद अगर सजग नहीं है तो ये पढ़े लिखे लोग, सजग नहीं है तो ये अस्पताल से जुड़े हुए लोग जो व्यवस्था की देखरेख करते हैं, और अगर ये सजग नहीं है तो मैं समझता हूं इनको जगाने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और
माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर ऐसे में अगर इस घटना की उसको जानकारी है तो मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इसका कॉग्निजेंस लें और पब्लिक इंटरेस्ट में वो उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करें जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का उल्लंघन किया है, ताकि यह संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाए कि अगर ऐसा फिर कभी होगा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह कंटेम्प्ट होगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चलिए बने रहिए योगेश्वर जी, मेरे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार भी जुड़ गए अलीगढ़ से ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, सवाल ये है कि जब एम्बुलेंस के लिए फॉर्म के लिए कहा जा रहा था कि आप फॉर्म भरिए और वहां पर रेफरल फॉर्म मौजूद था नहीं, फिर ऐसी स्थिति में कौन दोषी है? दोषी तो अस्पताल वाले होते हैं कि उनके पास फॉर्म नहीं था, फिर फॉर्म कैसे भरा जाए और उसके बाद एम्बुलेंस देने के लिए तैयार नहीं? देखिए, अलीगढ़ जो मेडिकल कॉलेज है इसमें एक मेडिकल अटेंडेंट स्कीम है और उसके अंतर्गत ये एम्बुलेंस वगैरह की जो अन्य सुविधाएं होती है वो आती हैं। इसके जो डायरेक्टर हैं वो अंजुम परवेज साहब हैं। तो जब जो डॉक्टर डी मूर्ति जो प्रोफेसर थे उनके जो साथी थे उन्होंने उनको एडमिट कराया और जब उनको रेफर किया गया सोमवार की दोपहर को 1 बजे करीब, तो ये लोग जब वहाँ एप्लीकेशन लिखकर वहाँ पहुंचे उनके पास अंजुम परवेज साहब के, तो उन्होंने कहा कि मैं व्हाइट पेपर पर एप्लीकेशन नहीं लूंगा, आप जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्म पर आप एप्लीकेशन लिख कर लाइए, फॉर्म भर कर लाइएगा। तो वहाँ पर फॉर्म मौजूद नहीं था उस समय, तो 2 या 3 घंटे करीब इसी बात में बीत गए। उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन था सीएमओ ऑफिस का प्लस आईसीयू का प्लस जो अंजुम परवेज साहब का जो मेडिकल अटेंडेंट टीम है उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत खराब था। तो कुल मिलाकर इस तरह से करीब 4 से 5 घंटे करीब बीत गए और उस प्रोफेसर की मौत हो गई वहाँ पर। तो पूरी जो उसमें लापरवाही बरती गई वो मेडिकल अटेंडेंट स्कीम के जो डायरेक्टर है उनकी तरफ से बरती गई थी। जी, किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई है अब तक क्या? देखिए, कल जो हम एएमयू प्रशासन से जो मिले थे उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि इसमें कार्रवाई होगी और उसके बाद उन्होंने जो जूलॉजी डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन है डॉक्टर इकबाल परवेज, उनके अंडर में 3 सदस्यीय जो टीम है वो गठित कर दी है। वो मामले की जांच करेगी और 5 नवंबर तक अपनी जो रिपोर्ट है वो विभाग शासन को सौंपेगी। अब इस मामले में असल दोषी कौन है प्रदीप? क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिली और एक शख्स प्रोफेसर की मौत हो गई, ये छोटी बात नहीं है और एक फॉर्म के चक्कर में। जी देखिए, बहुत बड़ी बात है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल कॉलेज है वो इसको एम्स का दर्जा दिलाना चाहते हैं। यहाँ के जो यानी प्रशासन है उसको एम्स की तर्ज पर ले जा रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं एम्स का दर्जा दिलाने के लिए, लेकिन किस तरह की अंदर लापरवाही हो रही है यहाँ पर तो देखने की बात है कि एक जो चेयरमैन है डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर डी मूर्ति के साथ अगर इस तरह की हरकत हो रही है, वाकया हो रहा है, तो आम जो पब्लिक जाती है वहाँ पर किस तरह से उनके साथ डील करते होंगे ये लोग, कितना परेशान करते होंगे। तो ये बिल्कुल देखने वाली बात है और जो मेडिकल अटेंडेंट स्कीम के जो डायरेक्टर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी जांच में दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी अंजीत, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। योगेश्वर तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक प्रोफेसर थे, उनको इलाज के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, रेफरल फॉर्म मांगा जा रहा था और फॉर्म अस्पताल में नहीं था, लेकिन अस्पताल की ऐसी क्या मजबूरी कि बिना फॉर्म भरे एम्बुलेंस देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब सवाल ये कि अब इसको क्या कहेंगे आप? एक व्यक्ति जो मरने की कगार पर है उसको एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध करा रहे क्योंकि फॉर्म नहीं है, और फॉर्म रखना अस्पताल की जिम्मेदारी है। मैं यही कहूंगा कि अस्पताल के लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं और जब वहां पर उनको एक पैड पर लिख कर दे दिया गया कि ये फला व्यक्ति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये चेयरमैन है डिपार्टमेंट के, तो ऐसे में अगर उनके पास फॉर्म नहीं है तो मानवीय आधार पर सबसे पहले एम्बुलेंस उपलब्ध कराना चाहिए। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर साहब हैं जनरल शाह, उनको भी जानता हूं, जो प्रो वाइस चांसलर हैं ब्रिगेडियर अली, उनको भी जानता हूं, और दोनों बहुत ही मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए व्यक्ति हैं और वो लोग अगर उन तक बात पहुंच जाती तो ज़रूर मैं समझता हूं कि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने जिसने कि एम्बुलेंस रिलीज करने से मना किया, अगर ये शिकायत अगर जाती है तो मैं समझता हूं कि जनरल शाह जो हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के और ब्रिगेडियर अली, दोनों जने को मैं जानता हूं, अच्छे लोग हैं, लोग हैं, कंपैशनेट लोग हैं। मैं जरूर समझता हूं कि जिन लोगों ने ऐसी दोषपूर्ण कार्रवाई की है वो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लंघन है उस आदेश का, और सबसे पहले तो विश्वविद्यालय के स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने एम्बुलेंस रिलीज करने से मना कर दिया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश्वर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। संतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो सच्चाई यही है कि सिस्टम की पोल खोलती ये तस्वीर बताती है कि कम से कम अस्पतालों को तो किसी की चिंता बची नहीं है।